स्कूल के बच्चों को ये पॉलिटिक्स में धकेलने का क्या फ़ायदा है? तो बेचारे पढ़ने जाते हैं, उनको पढ़ने देना चाहिए। अच्छा बताइए कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति न लोकसभा के सदस्य होते हैं न राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन जब कहा जाता है कि पार्लियामेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या है तो उसमें कहा जाता है कि ही इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्यों कहा जाता है? आप बता सकते हैं वीगन फूड क्या होता है? मिनिमम वेज और लिविंग वेज से आप क्या समझते हैं? क्यों सरकार जो है लिविंग वेज की ओर जाने का सोच रही है? केशव दास और जहांगीर के बीच में क्या संबंध था? नहीं कम इन सर। जी आइए, थैंक यू सर। प्लीज हैव नमस्ते द सर। सीट। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्कार, बैठिए Thank you, बैठिए बैठिए बैठिए। You are Mr. Jatin Parashar जी सर। and your medium for the interview is हिंदी। यस सर। Okay. And for the mains? हिंदी सर। Hindi. Great. So Jatin, what is the meaning of Jatin? सर जतिन का दो अर्थ हैं। एक शंकर भगवान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, दूसरा इसका अर्थ सर योगी के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन शब्द को तोड़ के बताइए, आपका वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है शायद ना? जी सर। कैसे ये अर्थ निकला जतिन का? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। क्या ये एक बेसिक रूट वर्ड है, यानी कि रूढ़ शब्द है, या यौगिक है, या योग रूढ़ है? कैसा शब्द है ये? सॉरी सर, इसके बारे में इस पे जानकारी कभी नहीं। ध्यान नहीं दिया? यस सर। कोई बात। तो जतिन अपने बारे में कुछ बताइए, वो सब बातें जो आपको लगता है कि हमें पता होनी चाहिए आपके बारे में। मेरा नाम जतिन पाराशर है। मैं गुना मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। ठीक मेरी है। विद्यालयी शिक्षा गुना से हुई है एवं मैंने ग्वालियर से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में BE की डिग्री प्राप्त की है। मेरे पिताजी डेयरी व्यवसाय से संलग्न है और सिविल सेवा परीक्षा में मेरा ये 3rd अटेम्प्ट है सर। और इंटरव्यू पहली बार दे रहे हैं आप? जी सर। गुना क्यों विख्यात रहा पिछले कुछ सालों में पॉलिटिकल कारणों से? सर पॉलिटिकल कारणों में अगर देखा जाए तो हाल ही में गुना में सर जो अवैध वन्य जीव शिकार करने वाले जो लोग होते हैं उन्होंने 3 पुलिस वालों की हत्या कर दी शिकार के कारण। इसके अतिरिक्त सर जो हाल ही में एक जो PBTG जनजाति पाई जाती है, शहरी जनजाति, उसकी एक महिला की हत्या कर दी गई थी सर, जो जमीनी विवाद में। मैंने तो पॉलिटिकल कारण पूछे थे, आप तो लीगल ऑफेंसेस बता रहे हैं सिर्फ। जी सर। क्या कोई और भी राजनीतिक कारण है गुना के प्रसिद्ध होने के लिए? सॉरी सर, इसके बारे में भी जानकारी नहीं। कोई बात नहीं। आपने हिंदी साहित्य से ये परीक्षा दी है, जबकि आप कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर रहे हैं पहले, और आपके डैफ में लिखा हुआ है कि आप अपने स्कूल के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। जी सर। क्या फ़ायदा होता है स्कूल के बच्चों को ये पॉलिटिक्स में धकेलने का? क्या फ़ायदा है? तो बेचारे पढ़ने जाते हैं, उनको पढ़ने देना चाहिए। सर चूँकि हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अगर लोकतंत्र के मूल तत्वों को विद्यालय स्तर पर ही अगर शामिल कर दिया जाता है तो ये भविष्य में आगे चलकर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं। इसके अतिरिक्त किस प्रकार का नेतृत्व हमें चुनना चाहिए। इसके अतिरिक्त सर क्या क्राइटेरिया है कि हम नेतृत्व को कैसे देखें, किस तरह अपनी मांगें रखें। इसके अतिरिक्त अगर एक नेता के तौर पे देखा जाए तो हमें जनता की किन मांगों को तरजीह देना है, संवाद किस प्रकार कायम करना है। सर ये कुछ विषय हैं जो अगर विद्यालय स्तर पर दिए जाएँ तो सर महत्वपूर्ण होता है। ऐसा तो नहीं कि बच्चे पॉलिटिक्स सीख जाते हैं लेकिन पढ़ाई भूल जाते हैं? जी सर, ऐसा तो मैंने नहीं देखा है, क्योंकि मैं खुद इसमें व्यवस्था से संलग्न था। और सर जो प्रेसिडेंट का पद है वो केवल 10th क्लास के लिए रिजर्व है, और 10th क्लास में सर मैं 92% लेके आया था। तो सर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले एक जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर विचार करने के लिए। कौन सी कमेटी थी वो? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। आपने लिंगदोह समिति का नाम सुना है? सॉरी सर। क्योंकि उस कमेटी के सामने मुख्य चिंता यही थी कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स एकेडमिक्स के लिए बहुत ही घातक साबित हो रही है। आप केवल उसकी तारीफ कर रहे हैं। सोच के बताइए कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स को ज़्यादा वैल्यू देने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? सर चूँकि भारत में जो देखा गया है, अगर सिर्फ नुकसान की बात की जाए सर, तो राजनीति कहीं ना कहीं सर जाति व्यवस्था से बहुत अधिक संलग्न है। अगर हम विद्यालय में एक बेसिक मतलब राजनीतिक दलों को मान्यता या राजनीति को मान्यता देते हैं तो कहीं ना कहीं संभावना है कि जो विद्यालय में जो जाति और उससे भिन्न शिक्षा दी जाती है उसमें कहीं ना कहीं जातिगत और वर्गगत तत्व शामिल हो जाएं। इसके अतिरिक्त सर जो देखा गया है कि चूँकि कहीं ना कहीं हमारी जो बच्चे की जो सामाजिक संरचना है वो अपने पेरेंट्स से और बाहरी वातावरण से संलग्न रहती है, तो हम देखते हैं कि आम जीवन में जो राजनीति है वो कई ऐसे माध्यमों का उपयोग करती है जो कि अनुचित होते हैं।
अगर विद्यार्थी उन माध्यमों का प्रयोग करने लगेगा विद्यालय में तो सर वो भी कहीं ना कहीं घातक हो सकता है। जैसे कि सर मान लीजिए कि आपके इलाके में एमएलए का चुनाव है, उसमें 2 उम्मीदवार हैं। जी सर। एक जाति के आधार पर लोगों को बांट रहा है, एक संप्रदाय के आधार पर। जी सर। यही 2 उम्मीदवार हैं, इनमें से एक को वोट देना ही है, किसको वोट देंगे? अगर सर नोटा का विकल्प उपलब्ध है तो नहीं, नोटा नहीं है, इनमें से किसी एक को वोट देना ही है। जी सर। एक जाति के आधार पर समाज को बांट रहा है और एक धर्म के आधार पर, लेकिन एक को चुनना है। सर मैं जाति के आधार पर समाज को बांटने वाले को चुनूंगा। क्यों? अगर चुनना ही है तो इसके साथ 2 कारण हैं। चूँकि जाति व्यवस्था हमारे यहाँ मूल रूप से व्याप्त है। इसके अतिरिक्त सर जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो कहीं ना कहीं अगर चूँकि वो जाति के आधार पर बांट रहा है और अगर हो सकता है कि वो निम्न जातियों को प्रधानता दे रहा हो तो सर वो कहीं ना कहीं वो काफ़ी हद तक अगर सांप्रदायिक आधार पर बांट रहा है तो उसके मुकाबले काफ़ी हद तक सही हो सकता है, माना जा सकता है। सर यही कारण रहेगा। न्यूरो कंप्यूटर क्या है और उसे सफल होने की क्या संभावना है? सॉरी सर मैं एग्जैक्टली इसके बारे में नहीं जानता हूँ। कोई बात नहीं, आप पूछिए। जतिन जी, मुझे बता सकते हैं कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर अभी क्या विवाद चल रहा है? सर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ने हाल ही में गुजरात दंगों के ऊपर कुछ लोगों की जो डॉक्यूमेंट्री के जो तत्व होते हैं लोगों की राय लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसको प्रसारित किया है 2 भागों में, जिसका पहला भाग प्रसारित हुआ। चूँकि भारत में हो सकता था कि उससे सामाजिक उन्माद की स्थिति बने, इस कारण भारत सरकार ने उसके जो डिजिटल मीन्स है उसके माध्यम से प्रसार पर रोक लगा दी थी। तो मुझे बता सकते हैं कौन से एक्ट या कौन से रूल के हवाले से जहां से उनको सख्ती मिलती है केंद्र सरकार को इसको शट डाउन किया है बीबीसी सर डॉक्यूमेंट्री ये को? 2021 में जो आईटी रूल्स में संशोधन करके स्थापित की है उसके आधार पर लगाया गया सर। किन किन सर्कमस्टांसेस में इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा? और क्या आपको लगता है कि भारत जितना मजबूत रोबस्ट लोकतंत्र है वहाँ पे ऐसे छोटे मोटे जो इंस्टांसेस हैं उसका बहुत ज़्यादा महत्व है? इस पे इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने की आवश्यकता थी? सर चूँकि इसके कई कारण हैं इस स्टेप को लेने के सर। यद्यपि मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी नहीं है लेकिन इसके बारे में जो सुना है इसमें कहीं ना कहीं भारत की न्यायिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए। इसके अतिरिक्त सर समाज में एक उन्माद, धर्मोन्माद का इससे बड़ा एक समस्या उत्पन्न हो सकती थी। सर ये 2 कारण हैं जिनको मैं मानता हूं कि इसके आधार पर रोक लगाना सही है सर। ठीक है, चूँकि आपने अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया है कि आप प्रेसिडेंट रहे हैं स्कूल असेंबली में। यस सर। मुझे बता सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर क्या है? प्रसाद प्रयंत्र, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी ऑफिस इज एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है कि सर जो व्यक्ति नियुक्त करता है जिस व्यक्ति को, वही उसको हटा सकता है। अच्छा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बताइए, अगर हम कहते हैं कि ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या है? ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इंडिविजुअल प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है जब डिसाइड करते हैं कि किसी को हटाना है, इस केस में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हटाना है या नहीं हटाना है, या फिर वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे निर्भर करता है? सर जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही निर्भर करता है। ठीक है, इंडिविजुअल उनका कुछ भी से नहीं होता है एज सच। यस सर। ठीक है, मुझे बताइए आपने 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बारे में पढ़ा है? सर एंटी डिफेक्शन के बारे में कुछ पढ़ा है आपने? एंटी डिफेक्शन का जो मूल एक्ट था उसमें मर्जर और स्प्लिट की क्या परिभाषा दी गई है? मर्जर क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है? सॉरी सर मैं एक्जैक्टली आप नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा बताइए कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति न लोकसभा के सदस्य होते हैं न राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन जब कहा जाता है कि पार्लियामेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या है तो उसमें कहा जाता है कि ही इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्यों कहा जाता है? सर जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा जो संसद होती है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो इसके कारण सर उन्हें इंटीग्रल पार्ट माना गया है, क्योंकि कोई भी बिल दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही अधिनियम बन सकता है। केवल बिल के पैसेज में राष्ट्रपति का इम्पॉर्टेंट रोल है, इस कारण से ही उसे संसद का अंग माना जाता है, या और भी कई भूमिकाएं राष्ट्रपति निभाते हैं? सर बिल के अतिरिक्त जो सर संविधान संशोधन अधिनियम होते हैं उनके विषय में भी राष्ट्रपति अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त सर दोनों सदनों के जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको राष्ट्रपति
संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं। इसके अतिरिक्त सर जो अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा जो दोनों सदन पारित करते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनके आधार पर सर माना जा सकता है। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे। बताइए मुझे, राजनीति में जो भाई भतीजावाद है हमेशा चर्चा का विषय रहता है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था हम डाल सकते हैं जो प्रतिस्पर्धा पे बेस्ड हो? जैसे जैसे सिविल सेवा की जो व्यवस्था है, इसमें कोई भी व्यक्ति एक निश्चित पाठ्यक्रम को पूरा करके एक निश्चित अर्हता अगर वो सेटिस्फाई करता है तो इसका हिस्सा हो सकता है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में? कुछ सोच पा रहे हैं आप? सर अगर पार्टी व्यवस्था के स्तर पर कुछ प्रयोग किए जाएं तो ऐसा संभव हो सकता है सर। जैसा कि दक्षिण अफ्रीका का जो मॉडल है वहाँ 1/3 महिलाओं का पार्टी में प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। तो उस स्तर पर अगर हम ऐसी कुछ व्यवस्थाएं कर सकें तो सर ये काफ़ी हद तक सफल हो सकता है। किंतु कोई शैक्षणिक अर्हता लगाना मैं सर वो उचित नहीं मानता हूँ, क्योंकि राजनीति जो कहीं अधिक शैक्षणिक अर्हता से धरातल संबंधी कार्य अधिक है। अगर धरातल से जुड़ा व्यक्ति राजनीति में आता है तो कहीं ना कहीं सर वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि वो समस्याओं से अवगत होता है। इसके साथ ही साथ कई हद तक उसे पता भी होता है कि इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक। जतिन जी, BRTS क्या है और भारत के किन किन राज्यों में ये व्यवस्था है? सॉरी मैम, मैं इसके बारे में। बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। यस मैम। ये मध्य प्रदेश में है? जी मैम, भोपाल में और इंदौर में है। हाँ, मध्य प्रदेश के अलावा और किन किन राज्यों में है ये व्यवस्था? सॉरी मैम, उसके बारे में अभी नहीं जान पाए, कोई बात नहीं। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर के अलावा मध्य प्रदेश के और कौन कौन से शहर हैं जो उच्च रैंकिंग पे आते हैं? मैम भोपाल है जो कि सबसे स्वच्छ राजधानी के तौर पे उभरा है। इसके अतिरिक्त बुरहानपुर है। इसके अतिरिक्त मैम अभी यही याद कर पा रहा हूं। अच्छा, इंदौर ने स्वच्छता सर्वेक्षण में अपनी रैंकिंग बनाई और उसको मेंटेन किए हुए है। यस मैम। है ना? भोपाल की रैंकिंग आगे पीछे हो जाती है। आप मुझे बताइए कि क्या कारण है कि इंदौर के अलावा और कोई शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में उस तरीके की रैंकिंग बना नहीं पाया या मेंटेन नहीं कर पाया? मैम इसके कई स्तरों पर कई कारण देखे जाते हैं। सर्वप्रथम इंदौर जो रहा उसने हर क्षेत्र में रैंकिंग की प्रक्रिया से पहले वो सभी कार्य करना प्रारंभ कर दिए कि जो कि जब सर्वेक्षण होना था उसके लिए आवश्यक होते हैं। इसमें मैम जो लगातार है सर्वप्रथम जो इंदौर की जो स्वच्छता व्यवस्था है वो कई चरणों पर आधारित रही, जिसमें उन्होंने प्रारंभ में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने जो व्यवस्था थी उसको मजबूत किया, जिसमें जो अगर भारत में देखा जाए तो अन्य क्षेत्रों में एक कचरा कलेक्शन ट्रक की क्षमता सिर्फ 100 घरों तक रहती है, वहीं इंदौर में वो उस क्षमता को 1000 तक बढ़ा दिया गया। इसके अतिरिक्त सर जो हाल ही में 2019 में जो सीवेज व्यवस्था को लेकर सर्वे होना था, इंदौर ने 2018 से ही उस व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया था, जहाँ पर डोर टू डोर कलेक्शन था ही, साथ ही साथ हर घर का जो गंदा जल होता था वो सीवेज व्यवस्था के माध्यम से उपचारित किया जाता था। इसके अतिरिक्त मैम जो बेस्ट टू वेल्थ स्कीम योजना का इंदौर साक्षी रहा, जहाँ भारत का सबसे बड़ा प्लांट स्थापित किया गया। इस कारण मैम जो अन्य क्षेत्रों में जो व्यवस्थाएं बाद में अपनाई जाती थी सर्वेक्षण के बाद में, वो इंदौर पहले ही कर लेता था। इस कारण मैम मेंटेन रहा। अच्छा, आपने बताया कि आपके पिताजी डेयरी व्यवसाय में हैं। यस मैम। तो आप अवेयर होंगे वीगन फूड से, आप बता सकते हैं वीगन फूड क्या होता है? मैम एग्जैक्टली मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, किंतु ऐसा फूड जिसमें किसी भी प्रकार के पशु उत्पाद का भी उपयोग नहीं किया जाता, ऐसा शाकाहारी खाना जिसमें पशु उत्पादों का भी उपयोग नहीं किया जाता। हिंदी साहित्य के आप विद्यार्थी हैं, yes, है ना? आपका ऑप्शनल है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या होते हैं? सॉरी मैम एग्जैक्टली मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, परिभाषा नहीं बता पा रहे हैं। वैसे समझते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो आपके मध्य प्रदेश में एक बात चलती है जिसमें कहते हैं कि झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर न छोड़ियो जब तक न मिले उधार। ऐसा क्यों कहा जाता है? मैम इसके जो कई कारण देखे गए हैं, झांसी गले की फांसी और दतिया गले का हार। अगर मैम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समक्ष उपस्थित देखा जाए तो अंग्रेज़ों के लिए जो झांसी की रानी थी वो कहीं ना कहीं एक फांसी के तौर पे, मतलब अंग्रेज़ों के लिए एक चुनौतीपूर्ण बनी थी। वहीं दतिया के राजा जो परीक्षित थे उन्होंने उनका अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और मैम ललितपुर के बारे में मैं जानता नहीं, द्वितीय लाइन के बारे में। अच्छा, आपने शुरुआत में बताया कि आपके नाम का एक अर्थ योगी भी होता है। यस मैम। योग और भोग, जीवन को जीने के दो तरीके हैं। आपको क्या लगता है कि जो एक प्रशासक होगा
उसको इन दोनों के बीच में वो कैसे संतुलन बनाएगा और इसका संतुलन बनाने से उसको क्या क्या फायदे होंगे? मैम, योग और भोग के अगर मध्यम मार्ग की बात की जाए, जो कि बुद्ध ने भी प्रसारित बताया है, तो अगर एक जो सिविल सेवक है उसको योग और भोग के बीच अगर रास्ता बनाना हो तो उसके अपना योग में उसको अनुशासन तत्व शामिल करना पड़ेगा और भोग से उसको नीचे लाके उसको जो दैनिक क्रिया है, ऐसे कार्यक्रम है जो कि समाज के लिए उचित नहीं है, उसे वहाँ से कम होकर एक मध्यम मार्ग लाना पड़ेगा। आपके लिए क्या है योग? योग और भोग दोनों अगर ये पूछा जाए कि आपके लिए क्या है तो आप थोड़ा समझाइए। जी मैम, योग मेरे लिए अनुशासन और दृढ़ता से संबंधित है और भोग को अगर मैं मानूँ तो मैम मुझे सोना काफ़ी पसंद है, मुझे नींद काफ़ी ज़्यादा आती है, तो उसको मुझे कम करना होगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। यस मैम। जतिन, यस मैम। आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, मैं ये बताइए ये एथिकल हैकिंग क्या होती है? मैम, जब कंपनी किसी हैकर को प्रायोजित करती है, नियोजित करती है कि वह कंपनी के जो नेटवर्क है या सर्वर्स हैं उनमें जो भी वीकनेस है वो अगर हैकिंग के माध्यम से निकाल कर बता दे, जिन्हें बाद में सुधारा जा सके, तो उसको एथिकल हैकिंग कहा जाता है। इसमें मतलब जो टारगेटेड कंप्यूटर रहता है उसके ऑथराइज्ड एक्सेस की अनुमति रहती है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आपने हॉबी में लिख रखा है कि गिविंग ट्यूशंस, है ना, एंड गाइडिंग स्टूडेंट्स। तो जब आप स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं तो आप किस तरह का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है आजकल के बच्चों में? मैम, इसके अगर मैं देखा जाऊँ तो मैंने कोविड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखा। इसमें मध्य प्रदेश में जो है आत्महत्या का लेवल पे द्वितीय स्तर पे पूरे भारत में। तो मैंने कहीं ना कहीं देखा जो मैम मिड लाइफ क्राइसिस है वो अर्ली लाइफ क्राइसिस में बदल रहा है। जो 18 से और 21 साल के जो बच्चे रहते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब एक हताशा की स्थिति देखी जाती है। मध्य प्रदेश में जो है लगातार एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, उनकी तरफ रुझान काफ़ी ज़्यादा है, जो सामाजिक संस्कृति है मध्य प्रदेश की कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना है। वहीं कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों के कारण लगातार 3 साल से एग्ज़ाम नहीं हुए। एक मानसिक स्तर पर भी समस्या बात है। इसके अतिरिक्त मैम अगर पढ़ाई के स्तर पर देखा जाए तो लर्निंग आउटकम मध्य प्रदेश में काफ़ी कम है। जो मध्य प्रदेश का सिलेबस था वो राज्य पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा जो पहले चलता था उसमें मैम रटने पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता था। लर्निंग आउटकम क्या होते हैं? जब आप कुछ पढ़ाई के माध्यम से कुछ सीखते हैं और उसको आप समाज में, राजनीतिक और अन्य स्तरों पर अप्लाई कर सकें, मैम उसको लर्निंग आउटकम कहा जाता है। लर्निंग आउटकम को असेस करना पॉसिबल है क्या? मैम एक बार रिपीट कीजिए। लर्निंग आउटकम को असेस करना, यस मैम, है ना, पॉसिबल है क्या? मैम कुछ स्तरों पर पॉसिबल है, हम पूरी तरह से उसको अभी तक नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है। आपने बोला सुसाइड की बात की आपने, तो हमारे यहाँ भारत सरकार ने कोई स्कीम चलाई है इससे लड़ने के लिए? मैम मेरे को स्कीम का नाम याद नहीं है, किंतु हेल्पलाइन जो है वो प्रारंभ की गई 2021 से। मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम? सॉरी मैम, इसके बारे में जानता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। एक और प्रॉब्लम जो मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहूँगी वो है बच्चों के बीच अर्बन एरियाज़ में खासकर ई सिगरेट्स का यूज़। ये ई सिगरेट क्या होता है, आपको पता है? मैम जो ई सिगरेट्स हैं उनमें जो है निकोटीन वेपर के माध्यम से सिगरेट का अंतर्ग्रहण किया जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, इसमें जो निकोटीन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में डाला जाता है, उसके पश्चात वो वेपराइज होके उनका अंतर्ग्रहण किया जाता है। भारत में ये तो ये हमारे यहाँ अवेलेबल है क्या? नहीं, भारत में लीगली अवेलेबल है? बैन है भारत में, किंतु इनका जो कालाबाजारी के माध्यम से उपलब्ध हो जाती हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो अभी हमारे बजट में भी ये है ना कहा गया है कि हम सरकार जो है डिजिटल लाइब्रेरी बनाएगी, ई पुस्तकालय, है ना। तो जब ये डिजिटल लाइब्रेरी की बात हो रही है तो हमारे यहाँ इतना रूरल अर्बन डिवाइड है, तो ये क्या उसको कहीं और बढ़ा देगा या इट इज़ गोइंग टू रीच द लास्ट माइल? मैम जो बजट में बात की गई उसमें पंचायत स्तर और वार्ड स्तर पर भी लाइब्रेरी स्थापित करने की बात की गई है, जो कि राज्य की जिम्मेदारी होगी। तो अगर मैम राज्य इसको सही तरीके से अगर अनुक्रियाशील करते हैं तो मैम ये लर्निंग डिवाइड को कम करने का ही प्रयास करेगा। तो हमारे यहाँ नेटवर्क इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो अभी भी रूरल एरियाज़ में काफ़ी पुअर है ना, तो क्या ये इसे कैसे हम कर पाएंगे? मैम जो बजट में जो बात की गई उसमें राज्य पर फिजिकल लाइब्रेरी स्थापित करने पर बल दिया गया है।
जबकि जो जिला स्तर है उस पर ई लाइब्रेरी भी बल दिया गया है। अगर हम फिजिकल लाइब्रेरी स्थापित करते हैं, इसके साथ ही साथ भविष्य में जब जो डिजिटल फाइबर नेटवर्क का जो प्रयास है जिसके माध्यम से हर पंचायत को जोड़ा जा रहा है, अगर उसको कनेक्ट कर देते हैं तो मैम ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होगा। ठीक है। मिनिमम वेज और लिविंग वेज से आप क्या समझते हैं? क्यों सरकार जो है लिविंग वेज की ओर जाने का सोच रही है? सॉरी मैम, इसके बारे में नहीं पता है। ओके, कोई बात नहीं है। अगर हम देखते हैं अभी तो इंडिया जो है वो अपने आप को एक ग्लोबल फैक्ट्री के रूप में है ना स्थापित कर रही है और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी भारत हो चुका है। तो आप ये बताइए कि हम किस पैमाने पर कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो एक ग्लोबल फैक्ट्री अब हो चुका है? मुझे कोई 3 मेजर स्कीम्स जैसे गति शक्ति हो गई या किस तरह से आप कुछ मुझे कॉन्क्रीट आंसर फटाफट बताइए। मैम, जो मोबाइल के निर्यात में हम द्वितीय स्थान पर हैं। इसके अतिरिक्त अगर सॉफ्टवेयर निर्यात देखा जाए भारत का, वह भी तीव्र गति से बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त मैम अच्छा, ये गति शक्ति है क्या? पीएम गति शक्ति मिशन जो है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को तेज़ी से प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया है। इसमें जो प्रोजेक्ट की निगरानी है उसमें डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। साथ ही साथ जो अंतर मंत्रालयी समन्वय पर आधारित है, इसमें जो भारत का लॉजिस्टिक कॉस्ट और लॉजिस्टिक टर्न अराउंड टाइम है जो काफ़ी ज़्यादा है, उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। और ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स क्या है? मैम, PLI जो स्कीम है उसके माध्यम से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें उनके उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के आधार पर कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में निवेश प्राप्त करने के लिए या उद्योग स्थापित करने के लिए जो सरकार है वो स्पष्ट रूप से सहयोग देगी, जिसमें सेमीकंडक्टर मिशन के तहत लगभग 50% की जो राशि है वो सरकार द्वारा उपलब्ध की जाएगी। अच्छा, ठीक है जतिन, मुझे मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि ये जल जीवन मिशन जो है ना जो सरकार चला रही है, मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये ड्रॉप आउट रेट्स बच्चों का स्कूल में कम कर रही है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? जल जीवन मिशन और ड्रॉप आउट रेट्स स्कूल का क्या कनेक्शन है? मैम, चूँकि भारत में जो शौचालय व्यवस्था है वो कहीं हद तक जल आधारित है। इसके अतिरिक्त जो देखा गया है कि जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जल कहीं दूर से लेकर आना पड़ता था, वहाँ पर जो है बच्चे जो है माताओं के साथ उस कार्य में संलग्न हो जाते थे। तो इसके कारण ये जो समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हुई है। इसका प्रभाव गुना में भी देखा गया है मैम। जब हमारे यहाँ जो विद्यालय में जो संचालित शौचालय हैं उसकी जो प्रतिशतता थी वो 20% थी 2018 में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के आने के बाद ये जो 80% तक पहुँची गई है। इसी के साथ हमारा जो एजुकेशन में जो रैंक थी वो 37वीं रैंक तक आ गया है। ठीक है जतिन, थैंक यू। थैंक यू मैम। जतिन, इंडस्ट्री 4.0 के अनुसार ये कहा जाता है कि डेटा इज़ पावर। इसे क्या समझते हैं हम? सर, जो इंडस्ट्रियल 4.0 रिवोल्यूशन है वो डिजिटल तकनीकों पर आधारित है, जिनकी जो नींव है वो डेटा पर है। जो व्यक्तिगत और पूरा एक राष्ट्र का जो डेटा जनरेट होगा उसी को प्रोसेस करके और उसी का आधार पर अन्य जो तकनीकें हैं वो इसी को प्रोसेस करेंगी और इसी के आधार पर नए रिजल्ट बनाएंगी। क्या ये प्राइवेसी का ब्रीच नहीं है? सर, इसके डेटा को 2 तरीके से देखा जाता है, एक पर्सनलाइज्ड डेटा और एक नॉन पर्सनलाइज्ड डेटा। जो पर्सनलाइज्ड डेटा है उसको राष्ट्र की सीमा, सामान्यतः राष्ट्र की सीमाओं के अंदर अगर प्रोसेस किया जाए तो ये उसमें भी सर प्राइवेसी, जो प्राइवेट डेटा है उसमें भी सर अगर कुछ एट्रीब्यूट हटा दिए जाएं तो वो ऐसा डेटा बन जाता है कि जिससे माध्यम से आप व्यक्तिगत जानकारी पता नहीं कर सकते। तो यस सर। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर। जतिन, हिंदी साहित्य में मध्य प्रदेश से कई प्रमुख कवि हुए। अगर हम भक्तिकाल रीतिकाल के बीच में देखें तो केशव दास दिखते हैं, फिर बिहारी भी काफ़ी हद तक मध्य प्रदेश से जुड़े रहे। आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त भी हैं और मुक्तिबोध भी हैं। अगर आपको इन चारों कवियों में से किसी एक को मध्य प्रदेश की पहचान के रूप में स्थापित करना हो तो किसे करेंगे और क्यों? सर, एक बार रिपीट करेंगे कवियों को? केशव दास जी सर। बिहारी लाल जी सर। मुक्तिबोध और मैथिली शरण गुप्त। सर, मैं जो केशव दास जी हैं उनको स्थापित करना चाहूँगा। क्यों? सर, चूँकि केशव दास जो है वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन से थे। इसके साथ ही साथ वो कई स्तरों पर वाकिफ़ भी थे कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। चूँकि उस समय के अगर राजनीतिक वातावरण का अगर वर्णन किया जाए तो वो केशव दास जी अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। केशव दास और जहांगीर के बीच में क्या संबंध था? सर,
निश्चित संबंध के बारे में जानकारी नहीं, किंतु केशव दास की एक रचना है जहांगीर जस चंद्रिका, जो उनके द्वारा रची गई थी। सर संभावना है कि सर अगर आप परमिशन दे दो बताना चाहूँ। बताइए। सर जहांगीर जो थे वो दिल्ली से जब यात्रा पर निकले थे तो उनके जो स्वागत में दतिया में महल बनाया गया था, ओरछा में महल बनाया गया था। तो सर जब वो ओरछा आए हों तो संभावना है कि सर उन्होंने ये रचना की हो। ठीक है। अंतिम सवाल ये बताइए कि चैट जीपीटी को देखते हुए ऐसा लगता है कि जल्दी ही कंप्यूटर इंसान को हरा देंगे। आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, आपके हिसाब से कितने समय में वो दिन आएगा जब कंप्यूटर अंततः मनुष्य को हरा देंगे? सर उसमें लगभग अभी 20 साल तो मैं मानूंगा कि ऐसा समय आ सकता है कि जहां हमको कंप्यूटर में एक किल बटन की आवश्यकता पड़ेगी कि जब कहीं वो ऐसी स्थिति में आ जाए कि वो मनुष्य को हार्म पहुंचाने लगे तो हम उसको बंद कर सकें। इसके थैंक यू सर। ठीक है जतन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू जा सर। सकते हैं अब आप। थैंक यू सर। नमस्ते मैम। टीम दृष्टि पेश करती है आईएएस की तैयारी का अनूठा और स्थायी ऑनलाइन विकल्प, क्योंकि अब दिल्ली का क्लासरूम आ गया है आपके मोबाइल में। कोर्स में एडमिशन और लाइव क्लासेस के लिए डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप या हमें फ़ोन करें दिए गए फ़ोन नंबर्स पर। यस यस यस, आइए बैठिए। आपको देख रहा है कि मॉक इंटरव्यू दे दे के थक गए हैं आप, और इस भाव से आ रहे हैं कि एक और सही। नहीं सर ऐसा नहीं। आपको कैसा लगा इंटरव्यू देके? सर पता नहीं क्या होता है, मैं बोलने की आदत बहुत कम है। जब मैं बोलने आता हूँ तो मेरे शब्द भूल जाता हूँ मैं, कई बार ऐसा होता है सर। और लगभग बढ़िया बोल रहे हो यार, हम सब सोच रहे हैं कि आपसे सीखेंगे कैसे बोलते हैं और आप कह रहे हो बोलना नहीं आता। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? पता नहीं सर, मैं जनरली मतलब बचपन से ऐसा ही है कि मैं कम बोलता हूँ। तो जब मैं बोलने आता हूँ तो जो माइंड में जो चल रहा है और जो बोल रहा हूँ उसके साथ सर समामेलन हो नहीं पाता है कभी कभी। एकदम हो रहा है, ज़्यादा सोचने से सब होने लग जाता है। यस सर। इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी आप ज़्यादा सोच रहे हैं। यस सर। है ना, इसको मन से निकाल दीजिए। जी सर। आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। यस सर। और आपके थॉट्स और स्पीच के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है एकदम कंसिस्टेंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ज़रा भी दिक्कत नहीं है। आपकी एंट्री बहुत बढ़िया है, बैठने का तरीका भी अच्छा है, इंट्रोडक्शन भी अच्छा है, ड्रेस भी अच्छी है। लेकिन मेरी गट फीलिंग है कि अगर कोई डार्क होता कोट और ट्राउजर तो शायद और अच्छा लगता आपके ऊपर। अगर ऑप्शन हो तो ट्राई करके देख लीजिए, अदरवाइज इट्स ए वेरी गुड अटायर। अब जतिन शब्द का मूल अर्थ एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, है ना? यस सर। वो ठीक है कि शिव जी को कहते हैं, वो सब है, लेकिन ये शब्द कैसे बना कभी कभी लोग इंटरेस्टेड होते हैं जानने में। कहीं कहीं जतिन को यतिन भी कहते हैं, तो वो देख लीजिएगा। गुना के बारे में मेरा ख्याल था कि गुना से ही आपके अभी सिंधिया साहब इलेक्शन हारे थे ना? हाँ सर। थोड़ा सा बोलना चाहिए था जब मैंने पॉलिटिकल पूछा तो आपने वही नहीं बताया, सारा बता रहे उसने उसकी हत्या कर दी, उसने उसे खून कर दिया। सर वो काफ़ी पुरानी बात हो गई है। ऐसा लगा कि जासूसी उपन्यास पढ़ के आए हो जिसमें खून खराबाई पसंद आ रहा है। नहीं वो सर वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुआ था जो ऐसे। नहीं वो ठीक है, लेकिन जब पॉलिटिकल स्पेसिफिकली पूछा जाए तो थोड़ा जिक्र कर देना चाहिए। जी सर। स्टूडेंट पॉलिटिक्स वाला ठीक था, लेकिन लिंगदोह समिति का अंदाजा नहीं है ये। यस सर। लाइक ए कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। ठीक है, तो लिंगदोह कमेटी को पढ़ लीजिए। जी सर। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से कौन कौन से अच्छे नेता निकले हैं वो सब थोड़ी कहानियां देख लीजिए। कंप्यूटर साइंस में न्यूरो कंप्यूटर का मेरे ख्याल से आइडिया तो होना ही चाहिए, क्योंकि दैट इज द कंप्यूटर ऑफ द फ्यूचर। क्वांटम कंप्यूटिंग जानते हैं? हाँ सर। हाँ, तो आजकल दो ही पे चर्चा चलती है, क्वांटम और न्यूरो। न्यूरो कंप्यूटर में जो उसका सीपीयू है वो न्यूरॉन्स का जो हमारा सिस्टम है ब्रेन का उसको इमिटेट करता है। और पहली बार शायद एक हमने साइनेप्स बना लिया है जो हमारे न्यूरॉन्स के सिनेप्सिस होते हैं। तो पहला सिनेप्स जैसा कुछ बन गया है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग एकदम ह्यूमन थिंकिंग प्रोसेस को कॉपी कर लेंगे। उस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा खतरनाक तरीके से सामने आने वाली है। एक्सप्रेशन में एक तो ना यार, आप साइमल्टेनियस आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। यस सर। सबसे सिंपल बता रहा हूँ कि जिससे बात करते हो उसी को देखो, सबको मत देखो, उससे ना डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। ठीक है सर। और आपको जो लग रहा है ना कि मैं सोच रहा हूँ और बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नहीं, उसका एक बड़ा कारण ये है। ठीक है सर। आप बात मुझसे करें, देख रहे हैं वहाँ, फिर याद आता है वहाँ भी देखना था, फिर उनको देखा। यस सर। उस चक्कर में सोच नहीं पा रहे होंगे। ठीक है सर।
तो सिंपल फॉर्मूला है, जिससे बात करेंगे सिर्फ उसको देखेंगे, ठीक है और सर, किसी को नहीं देखना ठीक है सर, ठीक है। और थोड़ा स्माइल भी कर दीजिए बीच बीच में, यस सर, है ना, जैसे आप कर रहे हो तो बीच बीच में कर दीजिए। और सॉरी बोलने की जल्दबाजी ज़्यादा है आपको, ऐसा लगता है कि सॉरी बोलो और मज़ा आ जाएगा सॉरी बोल के, तो ऐसे इतना सॉरी नहीं बोलना है कि उसकी वैल्यू खत्म हो जाए। थोड़ा कोई मुश्किल क्वेश्चन है तो भी 1-2 बार अटैम्प्ट लेने के बाद सॉरी बोलिए, यस सर, सीधे मत सॉरी बोल दीजिए। इथिकल हैकिंग, मुझे लगता है कि आपका आंसर ठीक नहीं था, चेक कर लीजिएगा। इथिकल हैकिंग इज नॉट लेजिटिमेट हैकिंग। इथिकल पर्पस से की गई हैकिंग इथिकल हैकिंग है, बेसिक बात ये है। यहाँ तक कि बिना परमिशन के भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया, उस पोर्टल में आपको लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गई है सरकार से, आप देश की सरकार का सम्मान करना चाहते हैं, आपने उसको हैक किया और ठीक कर दिया और वापस निकल के आ गए। दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एथिकल हैकिंग, यस जबकि आपको परमिशन नहीं थी इस चीज़। यस सर, तो परमिशन अकेला फैक्टर नहीं है, उसको तो बिग बाउंटी आमतौर पर बोलते हैं, जो आप बता रहे हैं ना, ये बाउंटी हंटिंग बोलते हैं। तो एथिकल हैकिंग का मतलब है कि अनएथिकल पर्पस से नहीं, साइबर अटैक नहीं, साइबर टेररिज्म नहीं, बल्कि कुछ अच्छा करने के भाव से आपने अगर हैकिंग की है तो वो एथिकल हैकिंग है, यस ठीक है। चेक कर लीजिएगा, दिस इज व्हाट आई नो। फिर 4 कवि जब मैंने बताया एमपी के, आपने चुना इनको केशव दास जी को। गुप्त ज़्यादा बेहतर इसलिए है कि वो राष्ट्रवाद और आजकल जो सरकार है ना उसको भी वही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मुक्ति बोध मत चुनिएगा, मार्क्सिस्ट हैं तो वो अच्छे नहीं माने जाएंगे आजकल। तो मैथिली शरण गुप्त जो है ना वो सांस्कृतिक पुनरुत्थान वाले आदमी है, तो उनका नाम बोलने से थोड़ा बेहतर रहेगा। जी सर, कुछ कविताएं भी सुना पाएंगे उनकी। केशव दास वाली कहानी ठीक थी। असल में जब ये सलीम साहब थे जहांगीर, जब अपने पापा से झगड़ा करके भागे थे तो छुपे थे ओरछा में जाके, तो ओरछा ने उनको बचाया था। यस सर। और तब ये केशव दास वहीं थे, तो इन्होंने जहांगीर के बारे में लिखा था, जहांगीर जसचंद्री का, जो वो कहानी है। कंप्यूटर कब ह्यूमन बींग्स को हरा देगा, वो 20 साल वाली बात ठीक है, वो आपने अच्छा बताया। किल बटन मिला, अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। कुल मिला के सारे मेंबर्स की राय ये है कि आप बहुत ही शानदार कैंडिडेट हैं। यस सर। लेकिन आपको ये एहसास है कि आप शानदार नहीं हैं, ये दिक्कत हो रही है, तो खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। बहुत बढ़िया है, हो सके तो ड्रेस बेहतर कर लीजिए और थोड़ा स्माइल कीजिए, देखिए केवल उसे जिससे बात कर रहे हैं। जी सर। और बिना बात के सॉरी बोलना या अपोलोजेटिक होना बात बात पे, उसकी जरूरत नहीं है आपको। जी सर। ठीक है जी सर। सीधे मसूरी जाके रुकोगे, बस ठीक से परफॉर्म करके आना। ठीक है, यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।